Hello student, today we are going to start our new chapter Advanced Programming Concept. This is chapter number 5. So let us start. Chapter number 5 Advanced Programming Concepts. So let's see. Classes and object in Java. First of all, we have to learn about the classes and object in Java. So in general, class represent a collection or we can say group of similar types of entities, that is, for example, human, bird, car, etc. Whereas an object is a member of class like student and teacher since belongs to the human. देखिए, हम लोगों ने क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में जो लास्ट चैप्टर हुआ था उसमें डिटेल में पढ़ा था कि क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. अब उन्हीं टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सप्लोर इस चैप्टर में किया गया है और इसके ऊपर कुछ हम लोग एडवांस कंसेप्ट भी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं एक बार क्लासेस और ऑब्जेक्ट को ही वापस से देख लेते हैं, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एडवांस प्रोग्रामिंग जावा का. तो यहाँ पर हमें बोला गया है, इन जनरल क्लास रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज़. जितनी भी क्लासेस के बारे में हम लोग बात करते हैं या जो भी क्लास हम लोग डिफाइन करते हैं वो हमेशा सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ होती है. मतलब उसके अंदर जितनी भी एंटिटीज़ होगी उन सभी का टाइप कैसा होगा, सिमिलर होगा. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, बर्ड, कार, एक्सेट्रा. यहाँ पर अगर हम लोग ह्यूमन को एज अ क्लास डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं. फिर उसकी अलग अलग ऑब्जेक्ट बनते चले जाएंगे. फिर बर्ड को अगर हम एज अ क्लास यहाँ पे डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं. फिर उसकी अलग अलग ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनते चले जाएंगे. वैसे ही अगर हम लोग कार को भी एज अ क्लास डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं. इसके भी क्या होंगे, यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट बनते चले जाएंगे. Whereas an object is a member of class. अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, मेंबर होता है क्लास का. लाइक स्टूडेंट एंड टीचर. मान लीजिए हमने ह्यूमन नाम का एक क्लास बनाया है और उस ह्यूमन नाम की क्लास के अंदर कुछ डेटा मेंबर्स भी है और मेथड मेंबर्स भी हैं. अब ह्यूमन बीइंग्स जो है उसी के हमने क्या बना दिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दिए. हो सकता है कि कोई उस ऑब्जेक्ट के अंदर टीचर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, एक बिजनेसमैन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एक डॉक्टर के नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया. तो ये जितने भी हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ये सारे के सारे बाय प्रोफेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी क्या है, ह्यूमन है. मतलब इनके अंदर ह्यूमन की प्रॉपर्टी सभी में कॉमन होगी. मतलब इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लास को क्या बोलते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटिटीज़. अब यहाँ पर जैसे हमने स्टूडेंट और टीचर नाम का दो ऑब्जेक्ट बनाए, तो ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ह्यूमन क्लास को. तो इस प्रकार से यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन क्लास कहलाएंगे. इन ऊप्स टर्मिनोलॉजी, अ क्लास एनकैप्सुलेट बाइंड्स डेटा एंड मेथड मेंबर इन अ सिंगल यूनिट एंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास दैट होल्ड एक्चुअल डेटा इन मेमोरी. अगर हम लोग ऊप्स की टर्मिनोलॉजी की बात करें, ऊप के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको फुल फॉर्म याद रखना है, और ऊप का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग अ क्लास एनकैप्सुलेट मतलब किसी एक सिंगल यूनिट में डेटा और डेटा मेंबर और मेथड मेंबर को बाइंड कर देना, जोड़ देना या उसके अंदर पैक कर देना, उसे एनकैप्सुलेशंस कहा जाता है. ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, याद हो आपको कि हमने जब बात की थी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है उसमें 7 बेसिक फीचर्स होते हैं और उन 7 बेसिक फीचर्स में से एक क्लास होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक एनकैप्सुलेशन होता है, एक पॉलीमॉर्फिज्म होता है. तो एनकैप्सुलेशन जो वर्ड था, जो एज अ फीचर हमने इसको क्लास के लिए पढ़ा है. तो यहाँ पर उप टर्मिनोलॉजी के अंदर जो क्लास होती है वो एनकैप्सुलेट होती है. एनकैप्सुलेट होती है मतलब एक सिंगल यूनिट होती है जिसके अंदर डेटा और मेथड मेंबर्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं. मतलब एक सिंगल यूनिट जिसमें डेटा मेंबर्स और मेथड मेंबर बाइंड होंगे या इकट्ठे रखे जाएंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं. एंड एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास. और जबकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टांस होता है क्लास का. मतलब रिप्रेजेंटेटिव अगर अपन इसको बोलना चाहें तो एक ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि वो किस टाइप के डेटा को होल्ड करता है. और यहाँ पर जब डेटा को होल्ड करने की बात आती है तो हम जब क्लास को डिफाइन करते हैं तो मेमोरी में कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होती. लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं तो उसके बाद ही क्या होता है, यहाँ पर
जो मेमोरी होती है वो अलोकेट होती है उस ऑब्जेक्ट के लिए। और ऑब्जेक्ट मेमोरी कितनी अलोकेट होगी ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मेंबर और मेथड मेंबर कितने हैं और उनका टाइप क्या है। जावा ऑफर्स अ मैसिव कलेक्शन ऑफ रेडी टू यूज क्लासेस लाइब्रेरीज कंटेनिंग रीयूजेबल कंपोनेंट मेथड इन द फॉर्म ऑफ पैकेज। अब जावा हमें एक मैसिव कलेक्शन प्रोवाइड भी करता है। देखिए हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ये पूरा जो हम लोग अभी स्लाइड पे हैं, ये स्लाइड हमारा एक शॉर्ट रिवीजन ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में हम सब ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। जावा हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक ऐसा कलेक्शन प्रोवाइड करता है, मैसिव कलेक्शन हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्लासेस होती है। और ये जो रेडी टू यूज़ क्लासेस होती है, इन्हें हमें कुछ भी अपडेशन या कुछ भी इनमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये इनका नाम ही है रेडी टू यूज़ क्लास। तो रेडी टू यूज़ क्लासेस जो होती है ये जावा की लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है और इनको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, इनसे बनने वाले कंपोनेंट को रीयूज़ कर सकते हैं, इनकी मेथड्स को रीयूज़ कर सकते हैं। और ये सारी क्लासेस जो कि लाइब्रेरी के अंदर होती है पैकेजेस के फॉर्म में होती है, दैट कैन बी यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू परफॉर्म प्री डिफाइंड टास्क, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं या जो भी प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, उसके अंदर हम लोग इन रेडी टू यूज़ या पैकेजेस को या क्लासेस को जो कि प्री डिफाइंड फॉर्म में होती है, इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जब हम लोग इनको यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस है कि क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा जो टास्क होता है हमें अलग से क्लासेस डिफाइन नहीं करना पड़ती और हमारा जो टास्क होता है वो इजीली परफॉर्म हो जाता है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से कुछ क्लासेस, कुछ नहीं, इवन मैसिव कलेक्शन होता है क्लास का, जैसा भी अभी मैंने बोला स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस आपको प्री डिफाइन मिल जाती है। कुछ क्लासेस यूज़र डिफाइन होती है जो हमें डिफ़ाइन करना पड़ती हैं, तो उन क्लासेस को तो हम लोग डिफ़ाइन करते ही हैं। लेकिन कुछ क्लासेस एप्लीकेशंस बनाने में जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कलेक्शन में मिल जाती है। तो हम लोग इन क्लासेस को डायरेक्टली कॉल कर यूज़ कर सकते हैं और इनसे हमारा जो भी टास्क है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। सम कॉमनली यूज जावा लाइब्रेरीज आर मैथ्स लाइब्रेरी, स्ट्रिंग लाइब्रेरी, यूटिलिटी लाइब्रेरी, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी एक्सेट्रा अवेलेबल इन द वेरियस पैकेजेस। अब जैसे जितनी भी क्लासेस की बात हो रही कि इसमें प्री डिफाइंड क्लासेस होती है जिसको हम लोग हमारे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में यूज़ कर सकते हैं, तो इन क्लासेस को भी अलग अलग पैकेजेस में रखा जाता है। और ये जो पैकेजेस है ये भी अलग अलग कैटेगरी के लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। जैसे अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई क्लास का यूज़ करना है तो आपको मैथ्स की लाइब्रेरी में जाना होगा, वहाँ से आपको मैथ्स की लाइब्रेरी के पैकेज को क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। वैसे ही अगर आपको कोई स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करना है या स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई क्लास को आपको अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है तो आपको स्ट्रिंग लाइब्रेरी में जाना होगा और वहाँ से उस पैकेज को आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। वैसे ही यूटिलिटी से रिलेटेड जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं या क्लासेस को आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यूटिलिटी लाइब्रेरी के अंदर जाकर उसको क्लास को इंपोर्ट करना होगा। वैसे ही इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर आपको इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी क्लासेस होगी वो इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर मिलेगी। तो ये अलग अलग पैकेजेस होते हैं जिन पैकेजेस के अंदर नंबर ऑफ़ क्लासेस होती हैं और जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग क्लासेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट का एक शॉर्ट रिवीजन हो गया आपका, जो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हमें एक्चुअल में चैप्टर का जो नाम था एडवांस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, जो इस चैप्टर का नाम है, इसमें हमें इसके थोड़े से आगे के पार्ट को पढ़ना है, एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ जाना है, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो इसको थोड़ा सा अपन और अपग्रेड करते हैं। जावा लाइब्रेरीज़। अब जावा लाइब्रेरीज़ होती क्या है, जैसे अपन ने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि बार बार बात हो रही कि लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी प्री डिफाइंड क्लासेस होती है, प्री रेडी टू यूज़ क्लासेस होती है जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये जावा लाइब्रेरीज़ होती क्या है या इसको कैसे इंपोर्ट किया जा सकता है, उसके लिए स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो उसी को रिप्रेजेंट करता हुआ ये स्लाइड आपके सामने है। टू सेव आवर टाइम एंड प्रोग्रामिंग एफर्ट्स, जावा ऑफर a collection of ready to use libraries of classes called packages। अब अगर हम लोग देखिए, पहला कंसेप्ट तो मैं यहाँ पे बता दूँ, लाइब्रेरी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइब्रेरीज नहीं होगी, प्री डिफाइंड क्लासेस नहीं होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें क्लास लिखना पड़ेगी,
हमारा जो प्रोग्रामिंग एफर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा और साथ में टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा और इसके साथ साथ प्रोग्राम की लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ों को बचाने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए हमें जावा जो है लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। और ये जो रेडी टू यूज़ लाइब्रेरीज होती है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है, इसे पैकेजेस भी कहा जाता है। और इसको हम लोग जहाँ पर चाहें इसको डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर वो फाइल्स, वो क्लासेस, वो पैकेजेस आपको मिलेंगे जो जनरली हमारे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में हमें ज़रूरत पड़ती ही रहती है और इन्हें बार बार हमें लिखना ना पड़े या बार बार हमें इनको डिफ़ाइन ना करना पड़े। उसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए इन क्लासेस को क्या किया जाता है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज के अंदर रख दिया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि करीब हर दूसरे तीसरे प्रोग्राम में, हर दूसरे तीसरे एप्लीकेशन में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्हें बार बार ना लिखना पड़े तो इसके लिए इसको प्री डिफाइंड क्लासेस बनाकर लाइब्रेरी के अंदर रख दिया जाता है। द पैकेजेस कंटेनिंग क्लासेस आर यूज बाय इम्पोर्टिंग देम। अब पैकेजेस के अंदर जो क्लासेस होती है जो कि प्री डिफाइंड क्लासेस कहलाती है, जावा लाइब्रेरीज कहलाती है, उनको हमें अगर यूज़ करना है तो हमें उनको इंपोर्ट करना होता है इन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम एज पर आर नीड। और इसको हम लोग कहाँ इंपोर्ट करते हैं, जहाँ पे भी हम लोग एप्लीकेशन बना रहे होते हैं वहाँ पर हम इनको इंपोर्ट करते हैं। या जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसके अंदर इनको क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। और जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, सारी चीज़ों को तो हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, सारी क्लासेस को तो इंपोर्ट नहीं करते, लेकिन उन क्लासेस को ज़रूर इंपोर्ट करते हैं जिनकी हमें प्रोग्राम में या एप्लीकेशन बनाते समय हमें ज़रूरत पड़ेगी। You can use import statement at the top of the program to include Java libraries as। अब इनको import कैसे किया जा सकता है, तो आपको एक import statement लिखना होता है और ये जो import statement होता है ये at the top of the program होता है। मतलब जहाँ से आपको प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आपको टॉप पर सबसे पहले उन लाइब्रेरीज के बारे में लिखना होता है जिसको आप लोग अपने प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर आप इसको यूज़ करेंगे उसके पहले ही आप लोग क्या कर दीजिए, जितनी भी जो क्लासेस है, जो पैकेजेस है, उन्हें आप लोग क्या कर दीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए। आप जब उनको इंपोर्ट कर लेंगे तो जावा का कंपाइलर आपके प्रोग्राम को जब रीड करेगा तो वो किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर अटकेगा नहीं या आपको एरर नहीं देगा, वो सीधे उसकी डेफिनेशन जावा लाइब्रेरी के अंदर ढूंढ लेगा। और जावा लाइब्रेरी के अंदर जब उसको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी तो प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर है वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई ऐसी क्लास यूज़ की है, कॉल की है, जिसकी डेफिनेशन ना तो आपने डिफ़ाइन की ना ही आपने उसके लिए कोई जावा का लाइब्रेरी का कोई पैकेज इंपोर्ट किया है, तो ऑब्वियस है कि कंपाइलर को उसके बारे में नहीं पता। तो कंपाइलर उसको पढ़ने के बाद उसको कन्वर्ट करने के पहले आपको एक एरर मैसेज दे देगा। और उस एरर मैसेज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी जावा लाइब्रेरीज क्लासेस होती हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग करते समय ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास हम लोग यूज़ करेंगे और कौन सी क्लास हमें प्री डिफाइंड मिल जाएगी, तो उन्हें हम लोग पहले से ही इंपोर्ट कर लें। अब देखिए यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, इंपोर्ट java.io.star और फिर सेमीकोलन। इंपोर्ट तो स्टेटमेंट हो गया जो हमें लिखना है ताकि हम लोग क्या कर सकें, कोई भी लाइब्रेरी फाइल को इंपोर्ट कर सकें। लेकिन उसके साथ में लिखा है java.io.star, मतलब java.io, io मतलब होता है इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट पैकेज यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। और स्टार लगा देने का मतलब है कि इस स्टेटमेंट में, इस पैकेजेस के अंदर जितनी भी क्लासेस है वो सारी की सारी इंपोर्ट हो जाएगी। मतलब स्टार से अगर आप कोई पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ स्टार की जगह क्या लिखना होगा, कोई पर्टिकुलर जो भी क्लास के अंदर होती है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उसकी सारी जो क्लासेस हैं वो इंपोर्ट हो जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, स्टार लिखना होगा। तो ये हमारे हाथ में होता है कि हम लोग यहाँ पर क्या मेंशन करते हैं। वैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे स्टार ही लगाते हैं, क्योंकि इससे फ़ायदा ही होता है कि कितनी क्लासेस ऐसी होती है जो हमें सडन याद आती है और हमें उसको इंपोर्ट करना पड़े, और हम बाय नेम उनको इंपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। बाबा ऊपर टॉप पे जाकर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में उस क्लास को बाबा इंपोर्ट करना है। इससे अच्छा है कि आप उसको क्या कर दें, स्टार लगा दें। स्टार लगाने से क्या होगा कि उससे रिलेटेड या उस पैकेजेस के अंदर जितनी भी क्लासेस होगी वो सारी की सारी इंपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग किस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, स्टार का। द java.lang पैकेज कंटेंट जनरल पर्पज क्लासेस फॉर मैथमेटिकल एंड स्ट्रिंग ऑपरेशंस। अब ये जो ऊपर वाला था, ये जो क्लास को हमने इंपोर्ट करने के लिए स्टेटमेंट लिखा है,
ये इनपुट आउटपुट मेथड्स को इंपोर्ट करने के लिए या प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में यूज़ करने के लिए इस स्टेटमेंट को इंपोर्ट किया गया है। लेकिन java.lang नाम का जो पैकेज होता है उसके अंदर सारी जनरल पर्पस क्लासेस जो कि मैथमेटिकल और स्ट्रिंग ऑपरेशन से रिलेटेड होती है वो अवेलेबल होती है। मतलब java.lang के अंदर आपको सारी जनरल पर्पस क्लासेस मिल जाएगी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर देती है और स्ट्रिंग ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर देती है। आपको इनके लिए अलग से क्लासेस कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ डिफ़ॉल्ट पैकेज एंड इम्पोर्टेड ऑटोमेटिकली इन अ प्रोग्राम। ये जो पैकेज की बात हो रही है java.lang, ये पैकेज कैसा होता है, डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है और इनको जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंपोर्ट हो जाता है। मतलब आपको इसको अलग से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट इज़ इम्पोर्टेड विदाउट राइटिंग इम्पोर्ट स्टेटमेंट। वही बात है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंपोर्ट हो जाता है और जब ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है तो आपको इसके लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स क्लास एंड इट्स कॉमनली यूज मेथड्स की। मतलब अगर हम लोग लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो लाइब्रेरी के अंदर जो मैथ्स क्लास हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे उसके अंदर के प्रोटोटाइप्स होते हैं, मेथड्स होती है जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जावा प्रोवाइड मैथ्स क्लास और लाइब्रेरी विच अवेलेबल इन द java.lang पैकेज। देखिए java.lang पैकेज जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाता है या प्रोग्रामिंग में इंपोर्ट हो जाता है, उसी के अंदर एक मैथ क्लास पैकेज होता है, मैथ क्लास का पैकेज होता है। मैथ क्लास कंटेन बिल्ट इन मेथड फॉर परफॉर्मिंग बेसिक न्यूमेरिक ऑपरेशन सच एज एक्सपोनेंशियल, राउंडिंग, स्क्वायर रूट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि मैथ क्लास जो होती है उसके अंदर कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म किए जा सकते हैं और मैथ क्लास जो होती है वो एक प्रकार का पैकेज है जो बाय डिफ़ॉल्ट किसके अंदर होता है, java.lang पैकेज के अंदर होता है या java.lang स्टेटमेंट के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर होता है। अब इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एक्सपोनेंशियल निकालना, राउंडिंग ऑफ करना, स्क्वायर रूट निकालना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालना, तो वो सारी इसके अंदर इससे रिलेटेड जितनी क्लासेस होती है वो हमें इसके अंदर मिल जाती है। In order to use function method of math library, you need to invoke function using math keyword before the functions। अगर आप किसी भी फंक्शन या मेथड को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उसके आगे मैथ क्लास जो कि कीवर्ड है उसको एज अ कीवर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ तो मैथ्स के अंदर SQRT करके फंक्शन होता है, उस फंक्शन या उस मेथड को कॉल करने के लिए आपको मैथ आगे कीवर्ड एज अ कीवर्ड लिखना पड़ेगा। और SQRT के अंदर हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, 25। तो 25 का क्या निकल जाएगा, स्क्वायर रूट, और वैल्यू किस में साइन हो जाएगी, x के अंदर। वैसे ही POW पाव मतलब ये पावर निकालने के लिए होता है। इसमें आपको दो पैरामीटर पास करना होते हैं, num1 और num2। जब आप दो पैरामीटर पास करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले नंबर का स्क्वायर पहले नंबर की पावर पर दूसरा नंबर आ जाता है। इट कंप्यूट num1 टू द पावर num2। मतलब यहाँ पर क्या होगा, num1 की पावर में num2 आ जाएगा, वेयर num1 एंड num2 आर नंबर्स, जबकि num1 और num2 क्या है, एज अ पैरामीटर है और ये एक प्रकार के नंबर है। अब इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, system.out.println, फिर यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा को ब्लैंक छोड़ देंगे, प्लस maths.paw, क्योंकि पाव क्या है, मैथ्स क्लास का एक फंक्शन है और इसको कॉल करने के लिए आपको मैथ कीवर्ड आगे लिखना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पे 2,3 दिया तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर में 3 हो जाएगा और आंसर में हमें क्या मिलेगा, 8। वैसे ही राउंड कीवर्ड राउंड मेथड प्रोटोटाइप होता है जिसका यूज़ हम लोग राउंड ऑफ करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे पैरामीटर के तौर पर क्या देना होता है, एक सिंगल नंबर देना होता है। ये सिंगल नंबर अगर हम लोग देते हैं, इट राउंड ऑफ अ गिवन नंबर टू द इट्स नियरेस्ट इंटीजर। इसका राउंड फंक्शन यूज़ करने से क्या होता है कि हमें इसका जो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है वो हमें मिल जाती है। इट कैन फ्लोट डबल एज आर्गूमेंट। अब यहाँ पे आप num1 को एज अ डबल या फ्लोट कैसा भी दे सकते हैं। system.out.println math.round 1.5 का नियरेस्ट जो इंटीजर होगा वो 2 होगा। वैसे ही एक और एग्जांपल math.round -1.5 और इसका जो नियरेस्ट इंटीजर है वो -1 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैथ्स लाइब्रेरी क्लास के दो फंक्शन हमने अभी यूज़ करके देखे। यहाँ पर आपको मैथ्स जो है वो क्लास का नाम है और उसको आपको क्या करना होगा, आगे एज अ कीवर्ड यूज़ करना होगा ताकि
कंपाइलर समझ पाए कि राउंड जो फंक्शन है वो मैथ्स क्लास के अंदर है और उसकी डेफिनेशन आपको यूज़ करना है, तो java.lang के पैकेज के अंदर मैथ्स क्लास आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मेथड प्रोटोटाइप का यूज़ कर पाते हैं। अब इसके बाद और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको हम लोग जो आने वाला वीडियो लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे। मैथ्स क्लास एंड इट्स कॉमनली यूज मेथड्स, ये जो कंसेप्ट था ये हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ रहे थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको इसको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि इसका एक जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट स्लाइड पर दिया हुआ है और उस एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको इसके कंसेप्ट को एक बार और पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है। जावा प्रोवाइड मैथ्स क्लास लाइब्रेरी विच अवेलेबल इन द java.lang पैकेज। जो मैथ्स क्लास होती है, जैसा कि हम लोग लास्ट कुछ स्लाइड्स में पढ़ चुके थे, वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था कि जावा हमें कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसे हम लोग हमारे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में या जो भी हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जावा जब हमें अलग अलग लाइब्रेरी फंक्शंस प्रोवाइड करता है तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं, और ये जो जावा लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उसमें से एक होता है मैथ्स क्लास, और ये जो मैथ्स क्लास होती है वो java.lang पैकेज के अंदर अवेलेबल होती है। तो मैथ्स क्लास के अंदर कुछ प्री डिफाइंड बेसिक न्यूमेरिक ऑपरेशंस होते हैं, जिसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, हमारे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में यूज़ करते रहते हैं, सच एज एक्सपोनेंशियल, राउंडिंग, स्क्वायर रूट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जैसे इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हो गए, एक्सपोनेंशियल निकालना हो गया, राउंडिंग ऑफ हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करना हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग किसमें कर पाते हैं, मैथ्स क्लास का यूज़ करके हम लोग इसको कर सकते हैं। In order to use function methods of math library, you need to invoke function using math keyword before the functions। अगर आप किसी फंक्शन या मेथड को यूज़ करना चाहते हैं, मैथ्स क्लास की किसी मेथड या फंक्शन को आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको मैथ कीवर्ड को फंक्शन के आगे लिखना होगा, ताकि कंपाइलर समझ पाए कि आप जो फंक्शन यूज़ कर रहे हो वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। जैसे अगर आप लोग स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं 25 का, तो उसको आपको क्या लिखना होगा, SQRT, और SQRT के आगे डॉट में आपको मैथ लिखना होगा, ताकि ये पता चले कि SQRT जो फंक्शन है या जो मेथड है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करती है। और यहाँ पर जब आप SQRT के आगे एक पैरामीटर पास करेंगे, मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू पास करेंगे जो कि 25 होगी, तो उसका स्क्वायर रूट निकल कर किस में से हो जाएगा, x के अंदर। तो यहाँ पर हमें SQRT जो मेथड है या जो फंक्शन है, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं बिना कोई मेथड को नई तरीके से यूज़र डिफाइंड मेथड को लिखे। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्री डिफाइंड जो मेथड्स है उन्हीं या प्री डिफाइंड जो क्लास है उन्हीं को यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, उन मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। अगर ये मेथड प्री डिफाइंड नहीं होती तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ता, मुझे स्क्वायर रूट खुद मैनुअली निकालने की प्रोसेस या मेथड लिखना पड़ती, जो कि यूज़र डिफाइंड मेथड हो जाती। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जो मेथड्स हैं प्री डिफाइंड है, और उनको हम लोग पैकेजेस के थ्रू इंपोर्ट करके, क्लासेस के थ्रू उसको एज अ कीवर्ड यूज़ करके हम लोग उन मेथड को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब मेथड के जो अलग अलग प्रोटोटाइप हैं, जो एग्जांपल्स ये हमने लास्ट टाइम भी देखे थे, एक बार और मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है POW, num1 num2, तो POW जो है वो मेथड का नाम है, जो कि मैथ क्लास के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर आपको दो पैरामीटर पास करना होते हैं, एक num1 और एक num2। जब आप इन दोनों पैरामीटर्स को पास करते हैं तो num1 की पावर में num2 चला जाता है। ये num1 और num2 क्या है, दो इंटीजर वैल्यू है जो हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मुझे किसी नंबर की पावर निकालना है तो जिस नंबर की पावर निकालना है उसको आप num1 की जगह पे दोगे, और जितनी पावर निकालना है, मतलब जितने टाइम आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको num2 की जगह पे देंगे। तो जब इन दो पैरामीटर को हम लोग POW लिखकर पास करेंगे, ये मेथड का नाम है। इस मेथड में जब आप दो नंबर पास करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पहले नंबर का उतने टाइम्स मल्टीपल मिल जाएगा। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पावर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था, system.out.println math.pow 2,3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाव तो मेथड का नाम हो गया, उसके आगे हमने मैथ डॉट लिखा है। मैथ डॉट लिखने से क्या हुआ कि POW जो है वो मेथड का नाम है, और वो कौन सी वो मेथड कहाँ से आ रही है, मैथ नाम की क्लास से आ रही है, इसलिए मैथ डॉट पाव लिखा है और उसके अंदर लिखा है 2,3। ये दो आर्गूमेंट एज अ आर्गूमेंट हमें पास करना होता है। ये आर्गूमेंट पास करने से क्या फ़ायदा होगा
यहाँ पर 2 की पावर 3 निकल जाएगी और वो जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद राउंड ऑफ अगर हम लोग करें, राउंड ऑफ करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, num1 एक पैरामीटर इसमें पास करना होगा जिसको हम लोग राउंडिंग ऑफ करना चाहते हैं। इट राउंड ऑफ अ गिवन नंबर टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। ऐसा करने से क्या होगा कि जो नंबर आपने यहाँ पर पास किया है एज अ पैरामीटर उसका राउंडिंग ऑफ निकल जाएगा। राउंडिंग ऑफ मतलब उसका नियरेस्ट जो इंटीजर है वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। इट कैन टेक फ्लोट डबल एज आर्गूमेंट। यहाँ पर जब हम लोग कोई नंबर पास करते हैं तो ये नंबर आपका किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, ये फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है। और जब आप यहाँ पे नंबर पास करते हैं तो आपको राउंड मेथड यूज़ करना होती है, मैथ डॉट कीवर्ड यूज़ करते हुए। और इसके अंदर जब हम आर्गूमेंट पास करते हैं, जैसे यहाँ पे 1.5 को पास किया है तो इसका नियरेस्ट नंबर हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। वैसे ही एक और एग्जांपल है, राउंडिंग मेथड ही यूज़ कर रहे हैं, कौन सी क्लास से यूज़ कर रहे हैं, मैथ क्लास से। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मैथ डॉट राउंड और उसके अंदर एक आर्गूमेंट पास करेंगे -1.5 और जैसे ही हमने -1.5 पास किया हमें क्या मिल जाएगा, -1। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो मैथ्स के फंक्शंस हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैथ क्लास का डॉट कीवर्ड आपको यूज़ करना होगा। और वो कीवर्ड भी तब काम करेगा जब आप java.lang पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। लेकिन जैसा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, java.lang पैकेज बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप प्रोग्रामिंग कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाता है, इंपोर्ट हो ही जाता है। तो फिलहाल आपको java.lang पैकेज को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको हमेशा अवेलेबल मिलेगा। अब बात आती है कि जो मैथ क्लास या उसके मेथड्स हैं उसके डिमॉन्स्ट्रेशन की। एज एन एग्जांपल हम उसको समझ सकते हैं। देखिए, कंसिडर द एप्लीकेशन एज गिवन बिलो। यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनी हुई है जिसमें एक जे फ्रेम का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर डेमो ऑफ द मैथमेटिकल मेथड इन जावा, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैं एक बार दिखा दूँ आपको। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये जे लेबल कहलाता है। और जे लेबल में हम लोग क्या यूज़ करें, ये भी जे लेबल है, ये भी जे लेबल है, ये 3 हमारे पास जे लेबल हो गए। इन जे लेबल के साथ हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, 2 टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं तो आपको होपफुली ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है। यहाँ पे ये दोनों क्या कहलाएंगे, जे टेक्स्ट कहलाएंगे, जे टेक्स्ट फील्ड कहलाएगी, इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे 3 बटन का यूज़ हो रहा है, ये तीनों क्या कहलाएंगे, बटन कहलाएंगे, जे बटन। तो इन बटन्स का, टेक्स्ट फील्ड का और जे लेबल का यूज़ करके हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई है। और ये जो पूरा बॉक्स है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जे फ्रेम। तो हम लोग जे फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं। जे फ्रेम के अंदर जे लेबल, जे टेक्स्ट फील्ड और जे बटन, तो ये कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं। और इन कंपोनेंट के बेसिस पर हमने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसमें यूज़र क्या करेगा, नंबर को एंटर करेगा और उसका राउंडिंग ऑफ जो है, राउंडिंग ऑफ मतलब उसका जो नियरेस्ट इंटीजर है वो हमें कहाँ मिलेगा, अंदर यहाँ पे जो सेकंड टेक्स्ट फील्ड है उसमें मिल जाएगा। तो मतलब अगर हम लोग राउंडिंग ऑफ करना चाहें तो उसके लिए हम इस बटन को प्रेस करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे दिए हुए नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो हम इस बटन को प्रेस करेंगे। और अगर हम एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हैं तो क्लोज पे आप क्लिक कर दीजिए, तो क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। तो अब देखिए, इस टाइप की कोडिंग को समझने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, काफ़ी ईजी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले तो लेते हैं 2 नंबर और उनका डेटा टाइप हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। num1 num2 2 वेरिएबल हो गए जिसमें यूज़र जब वैल्यू इंटर करेगा तो वैल्यू इसमें जाके स्टोर हो जाएगी। और इसका जो डेटा टाइप है वो क्या होगा, डबल। मतलब यूज़र इसमें पॉइंट वाली वैल्यू भी क्या कर सकता है, डाल सकता है। तो वैल्यू जब पॉइंट वाली होगी तो ऑब्वियस है कि हमें इसको फ्लोट टाइप का लेना चाहिए। और अगर वैल्यू की लेंथ ज़्यादा है या वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो फ्लोट ना लेते हुए हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, डबल। अब num1 के अंदर हमें क्या करना है, यूज़र जो वैल्यू डालेगा उस वैल्यू को एक्सेप्ट करना है। तो num1 के अंदर वैल्यू कैसे आएगी, वैल्यू आएगी आपकी जे टेक्स्ट फील्ड 1 से। क्योंकि यूज़र जब भी वैल्यू इंटर करेगा तो वो इस बॉक्स के अंदर वैल्यू इंटर करेगा। और जब वो इस बॉक्स के अंदर वैल्यू इंटर करेगा तो इस बॉक्स का जो नाम है वो है जे टेक्स्ट फील्ड 1। अब अगर जे टेक्स्ट फील्ड 1 इसका नाम है और यहाँ से हमें क्या करना है, यूज़र से वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड 1 के ऊपर मेथड अप्लाई करेंगे गेट टेक्स्ट की। गेट टेक्स्ट क्या करता है, यूज़र से वैल्यू को एक्सेप्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर गेट टेक्स्ट मेथड क्या करेगी, जे टेक्स्ट फील्ड 1 के अंदर यूज़र से वैल्यू को एक्सेप्ट करेगी। यूज़र मान लेते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू इंटर कर रहा है, 125.95।
तो ये जो वैल्यू है गेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू जे टेक्स्ट फील्ड 1 में डाली गई थी और गेट टेक्स्ट के थ्रू इसको क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इस एक्सेप्टेड वैल्यू को हम लोग किस में बदल देंगे, न्यूमेरिकल डबल वैल्यू में, मतलब जो टाइप है वो डबल रखेंगे। तो डबल डॉट पार्स डबल मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। और ये मेथड क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यूज़र यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू डाल दे जो कि न्यूमेरिकल ना हो या फ्लोट में ना हो, तो उस वैल्यू को फ्लोट या डबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डबल डॉट पार्स डबल मेथड का यूज़ करते हैं। ये भी एक प्रकार की मेथड है और इसमें ये क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। ये इस डबल डॉट पार्स डबल मेथड के लिए आर्ग्यूमेंट कहलाएगा और इस आर्ग्यूमेंट के थ्रू क्या होगा, हम लोग डबल जो भी यहाँ पे वैल्यू इंटर की गई होगी उसको डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर पाएंगे। और जब वो डबल टाइप डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम लोग किस में सेव कर देंगे, num1 के अंदर। अब num1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अगर हम लोग स्क्वायर रूट के लिए क्या बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, तो हम लोग math.sqrt num1 math.sqrt फंक्शन यूज़ करेंगे। sqrt फंक्शन का नाम है, उसके आगे मैथ जो लिखा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो टाइप है, मतलब ये कौन सी क्लास से लिया गया है, मैथ नाम की क्लास से लिया गया है। तो इसका जो टाइप है वो मैथ है, मतलब सॉरी टाइप तो नहीं, उसकी क्लास कौन सी है, मैथ है। तो math.sqrt फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उसको किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, num1 के ऊपर। num1 के अंदर क्या है, जो यूज़र ने वैल्यू डाली थी, तो यूज़र यहाँ पे जो वैल्यू डालेगा उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा और स्क्वायर रूट किस में जाकर सेव हो जाएगा, num2 के अंदर। अब फाइनली मुझे क्या करना है कि दूसरा जो मेरा बॉक्स है जे टेक्स्ट फील्ड है, मुझे इसके अंदर जो भी आउटपुट या इनपुट यहाँ पे यूज़र ने दिया था उस इनपुट को मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। तो जब मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है तो जे टेक्स्ट फील्ड 2, क्योंकि इस टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है, जे टेक्स्ट फील्ड 2, मुझे इसके अंदर वैल्यू को क्या करना है, सेट करना है या प्रिंट करना है। तो मैं इसके ऊपर मेथड अप्लाई करूँगा जे टेक्स्ट फील्ड 2 सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर num2 की वैल्यू को क्या कर दूँगा, मैं प्रिंट कर दूँगा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। मतलब अगर यूज़र ने यहाँ पे मान लीजिए 5 डाला है तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, 25, नहीं सॉरी हम लोग स्क्वायर नहीं, हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। अगर यूज़र ने यहाँ पे 25 डाला है तो इसका जो आउटपुट है यहाँ पे हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट का बटन की जो डेफिनेशन है वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। मतलब स्क्वायर रूट के बटन पर जब यूज़र क्लिक करेगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे राउंड ऑफ आना चाहिए, ये गलत लिख दिया है। ये जो बटन की डेफिनेशन है ये किसके लिए, राउंडिंग बटन के लिए। तो राउंडिंग बटन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल नाम का एक वेरिएबल लेंगे, डबल टाइप का एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा num1, और एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेंगे num2 और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देंगे 0। फिर वही कि यहाँ पर हम लोग यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। ये कौन सी टेक्स्ट फील्ड है, जे टेक्स्ट फील्ड 1 है, तो इसके अंदर वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग गेट टेक्स्ट मेथड का यूज़ करेंगे। गेट टेक्स्ट मेथड से जब वैल्यू यहाँ पे इंटर हो जाएगी, यूज़र यहाँ पे कोई वैल्यू को डाल देगा तो वो वैल्यू गेट टेक्स्ट मेथड से क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, और वो जो वैल्यू है वो डबल डॉट पार्स डॉट डबल से क्या हो जाएगी, डबल टाइप डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको हम लोग सेव कर लेंगे किसमें, num1 के अंदर। अब वापस से हम लोग राउंडिंग ऑफ की मेथड लगाएंगे और ये मेथड कौन सी क्लास की होगी, मैथ क्लास की होगी। इसी कारण से इसके आगे मैथ डॉट राउंड लिखना पड़ेगा और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, num1 जो है एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे। तो num1 के अंदर जो वैल्यू यूज़र ने डाली थी वो इसके अंदर अवेलेबल होगी, तो उसका राउंडिंग ऑफ निकल जाएगा और उस राउंडिंग ऑफ को हम लोग किस में सेव कर लेंगे, num2 नाम के वेरिएबल में। num2 नाम के वेरिएबल को हम लोग सेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू क्या करेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड 2 के ऊपर प्रिंट कर देंगे। तो इसको प्रिंट करने का ये स्टेटमेंट हो जाएगा और जब इस स्टेटमेंट को हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमें आउटपुट में यहाँ पे मिलेगा 126.0। मतलब यूज़र ने अगर 125.95 डाला है तो और उसका राउंड ऑफ पे क्लिक किया है तो उसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 126.0। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथ्स क्लास और उसकी जो मेथड्स है उनका यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग क्लासेस की। स्ट्रिंग क्लासेस इंक्लूड मेथड फॉर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स into lower case or upper case, extracting substrings, joining two strings together, calculating the length of the string and removing leading and trailing spaces etc. स्ट्रिंग क्लास कहाँ काम आती है, जब हम लोग जावा के अंदर कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसमें हमें स्ट्रिंग का यूज़ करना होता है और उन स्ट्रिंग्स को हम लोग क्या करना चाहते हैं,
हो सकता है लोअर केस में बदलना चाहते हैं, या हो सकता है उसको अपर केस में बदलना चाहते हैं, या हो सकता है उसमें से हम लोग किसी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, या हो सकता है दो स्ट्रिंग को हमें ऐड करना हो, ज्वाइन करना हो, या हो सकता है स्ट्रिंग की लेंथ को हमें निकालना हो, या किसी स्ट्रिंग की जो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस है उनको हमें अलग करना हो, तो हम लोग स्ट्रिंग का क्लास का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्ट्रिंग क्लास के जो ऑपरेशन है, जो मेथड है, वो जनरली स्ट्रिंग के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। इसी कारण से हम लोग स्ट्रिंग क्लास का यूज़ स्ट्रिंग से रिलेटेड टास्क को या ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में करते हैं। इन जावा, string is a group of characters in a memory like a queue and each character has assigned a position or index starting from 0। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जावा के अंदर स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। और ये जो कैरेक्टर्स का ग्रुप है ये कहाँ पर होता है? मेमोरी के अंदर होता है। और मेमोरी के अंदर जब इसका ग्रुप को बनाया जाता है तो ये क्यू के फॉर्म में होता है। मतलब ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं, ये इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 1 बाय 1 एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्यू के फॉर्म में स्ट्रिंग को जावा के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ईच कैरेक्टर हैज़ असाइंड अ पोजिशन और इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। यहाँ पे हमने जो स्ट्रिंग की बात की, ये जो स्ट्रिंग होती है ये हमेशा क्यू के फॉर्म में तो होती है, साथ में इन क्यू के लिए, इस क्यू के लिए जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, हर कैरेक्टर का कुछ ना कुछ पोजीशन भी होता है या उसकी इंडेक्सिंग भी होती है। और ये इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। जैसा हम लोगों ने, शायद आप लोगों ने अरे के अंदर पढ़ा होगा, अरे भी क्या होता है? सेट ऑफ सिमिलर आइटम होता है। और जब अरे के एलिमेंट को असाइन किया जाता है मेमोरी के अंदर, तो वो अरे के एलिमेंट भी क्या होते हैं? एक क्यू के फॉर्म में होते हैं, एक के पीछे एक होते हैं मेमोरी में, और उनकी भी इंडेक्सिंग होती है या उनकी भी पोजीशन होती है। और वो जो पोजीशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो यहाँ पर भी आप एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर मैंने हेलो जावा लिखा है तो हेलो जावा पूरा एक क्यू के फॉर्म में क्या हो जाएगा? मेमोरी के अंदर जाके सेव हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए एच जो है उसकी जो इनिशियल पोजीशन होगी वो क्या होगी? 0। मतलब ये इसका इंडेक्सिंग हो जाएगा। और जो इंडेक्सिंग होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग की बात करेंगे तो स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो कि मेमोरी के अंदर क्यू के फॉर्म में अरेंज्ड होता है। और हर कैरेक्टर का खुद का कुछ ना कुछ पोजीशन होती है या उसका खुद का कुछ ना कुछ इंडेक्सिंग वैल्यू होती है। तो जैसे हेलो जावा अपन ने अगर किसी सिस्टम के अंदर या जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हेलो जावा नाम की कोई स्ट्रिंग हमने सेव की है, तो हेलो जावा जो है वो मेमोरी के अंदर क्यू के फॉर्म में जाके सेव हो जाएगी। और हेलो जावा जो है उसका कुछ ना कुछ इंडेक्सिंग क्रिएट हो जाएगा। जैसे एच जो है वो 0 इंडेक्स पे होगा, ई जो है वो 1 पे जाएगा, एल जो है वो सेकंड पे जाएगा, जो सेकंड एल है वो थर्ड पोजीशन पे जाएगा, ओ जो है वो फिर फोर्थ पोजीशन पे जाएगा। और इनके बीच में जो स्पेस होती है वो स्पेस भी एज अ स्ट्रिंग के अंदर काउंट होती है। तो यहाँ पर जो स्पेस है वो ब्लैंक स्पेस कहलाएगी और उसकी भी पोजीशन काउंट होगी और वो पोजीशन हो जाएगी 5। उसके बाद जो जावा है वो उसी ऑर्डर में, जैसे जे को 6 पोजीशन मिल जाएगी, ए को 7 पोजीशन मिल जाएगी, बी को 8th पोजीशन मिल जाएगी और ए को अगेन 9 पोजीशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो कितनी है? 10 है। लेकिन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भले 10 है लेकिन जो इंडेक्सिंग है वो केवल 9 तक जाएगी। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। और 0 से स्टार्ट होने के कारण हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि इसकी स्ट्रिंग इसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 9 है। यहाँ 9 नहीं होगा क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसकी लेंथ पूरी 10 काउंट होगी और जो लास्ट इसका इंडेक्स नंबर होगा वो 9 होगा। स्पेस इज़ ऑल्सो काउंटेड एज अ कैरेक्टर। ये नोट है, यहाँ पे जो बात मैंने अभी आपको बोली थी कि जो स्पेस होता है ब्लैंक स्पेस, उसको भी हम एज अ कैरेक्टर काउंट करते हैं। वो ब्लैंक स्पेस होता है और उसको एज अ कैरेक्टर काउंट किया जाता है। तो स्ट्रिंग क्लास के बारे में हमने आज जो पढ़ा, ये जो है टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही, लेकिन आने वाली जो इसकी क्लासेस है, इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस होती है, इसके अंदर कौन कौन सी मेथड्स होती है, किस प्रकार से हम लोग स्ट्रिंग को ऐड कर पाते हैं, किस प्रकार से हम लोग स्ट्रिंग को लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार से हम लोग जो स्ट्रिंग है उनको आपस में सॉल्व करते हैं या उसमें से सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करते हैं,
वो हम लोग आगे आने वाली कुछ जो क्लासेस है, जो वीडियो लेक्चर्स बनेंगे, उसमें हम लोग उससे रिलेटेड बात करेंगे। और हम लोग अलग अलग मेथड्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड हम लोग स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करते हैं। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।